हेलो ग्रीश, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज में आ रही है मुझे। अच्छा, अभी जुड़ चुके हैं लोग। तो सबसे पहले संविधान की उद्देशिका का पाठ करते हैं और मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। और सभी ज्वाइन हुए पार्टिसिपेंट प्रोफेसर मीना सर को संविधान मोस्ट वेलकम। उद्देशिका का पाठ साधना बहन जी से करवाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साधना बहन जी नहीं, जो इच्छा रखते हैं वो पढ़ें। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लगा कि हर बार हम पुरुष लोग ही जो है कि क्वेश्चन करते हैं, तो हमने सोचा इस बार महिला से जो है करवाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पाठ करने जा रहे हैं। हाँ सर, क्या सर आप संविधान की उद्देशिका का पाठ करना चाहते हैं? हाँ ठीक है, आप जो है कि शुरुआत कीजिए। सर अभी संविधान के बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है। आपको प्रियम्बल का जो प्रियम्बल पढ़ना है, संविधान का प्रियम्बल पढ़ना है लोगों के सामने। और प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिए। लाइट नहीं है सर। कोई बात नहीं, आप ऐसे कोई बात नहीं, आप कैमरा बंद सर आप थोड़ा बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पढ़ना है जी सर। क्रिश सर, आप ही पाठ करें, टेक्निकल इशू है लगता है। क्या कह रहे हैं सर? राधे श्याम सर के इधर टेक्निकल इशू है। राधे श्याम सर के इधर कुछ टेक्निकल इशू है, आप ही पाठ करें, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अविलंब। इंग्लिश में ही रखूंगा अपनी बात में, मतलब रखिए रखिए रखिए, कोई इशू नहीं, किसी भी भाषा में रखिए। कोई समस्या तो नहीं है ना सर? हाँ रखिए रखिए बात। We the people of India have been solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic country and to secure to its all citizens justice, liberty, equality, fraternity in our constituent assembly this 26th day of the November 1949 do hereby adopt, enact and give to the ourselves this constitution. Thank you sir. थैंक यू ग्रीश सर, आपकी अनुमति हो तो मीटिंग को आगे बढ़ाया जाए सर। वंस अगेन सभी को दी मोस्ट वेलकम। आज की चर्चा का विषय है मेथडोलॉजी पर है, और ये मेथडोलॉजी क्योंकि हम कई विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, सभी कई रिसर्च स्कॉलर हैं, कोई स्टूडेंट है और कोई इंस्टीट्यूशनल राइटर या ऑरेटर, सभी कहीं ना कहीं संस्थाओं से जुड़े हुए हैं।
और हम सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संविधान की संस्थाओं से भी जुड़े हैं। तो इस दायरे पर आज चर्चा को समझने के लिए और वर्तमान परिस्थिति जो हमारा शोध, आलेख या लेखन या पत्रकारिता कई दिशाओं में जो काम हो रहा है उसमें चुनौतियां थोड़ा आ रही हैं। उन चुनौतियों को समझने की जरूरत है हमारे जो युवा हैं, और जब तक इन चुनौतियों को नहीं समझेंगे, हमारी जो ओल्ड मेथडोलॉजी है उस उन धारणाओं को, जो परसेप्शन है उस परसेप्शंस को ब्रेक करके या क्रॉस रोड हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम अपनी नई दृष्टिकोण के साथ हम देख नहीं पाएंगे नई चीजों को, और नया समाज का करने के लिए कुछ हमारे पास होगा ही नहीं, आइडिया ही नहीं होगा। तो इसलिए जो हमारा आज का टॉपिक है कि रिसर्च मेथडोलॉजी, जो रिसर्च मेथडोलॉजी ऑफ आदि किसान है, जो हमारे रिसर्च स्कॉलर है आदि किसान, जो रिसर्च स्कॉलर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो लिखते भी है, दिन रात अपना अथक प्रयास करते हैं। उनका चाहे फेसबुक हो या ट्विटर हो या चाहे कहीं पर हो या अपना पत्रकारिता में भी, तो जो आदि किसान शोध करता है तो उनकी शोध पद्धति क्या है और हमें किस प्रकार से शोध आयाम पर काम करना चाहिए और कौन कौन से नए शोध प्रविधि कार्य को बढ़ाने के लिए हमें सोचने चिंतन करने की आवश्यकता है, तो उस पर प्रोफेसर M.K. मीणा सर आज बात रखेंगे। प्रोफेसर मीणा सर, सर आवाज आ रही सर? मुझे आवाज आ रही। जी सर, जी परमिशन देंगे तो मैं शुरू करूंगा। जी सर, मैं चाहता हूं कि आपकी अनुमति के साथ सभी का एक बार परिचय हो जाए हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। राधे श्याम सर। मिस्टर राधेश्याम सर, राधेश्याम सर, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो कृपया आप अपना परिचय देने दीजिए। मैं सर राधेश्याम चौहान, खरगोन जिला, तहसील भितरगांव, ग्राम पाटलिया बाबाजी। थैंक यू। करते क्या हैं? अभी मैं NRLA में जॉब है। ओके सर। हमारे साथ मनोरथ सिंह मार्को सर हैं। सर आप अपना परिचय दीजिए सर। मनोरथ सर, कृपया जो है कि आप अपना परिचय दीजिए और जो है कि वीडियो कैमरा को ऑन कीजिए। जी सर, मेरा तो वीडियो कैमरा ऑन नहीं हुआ। ठीक है सर, परिचय दीजिए। मैं मनोरथ मार्को अनुपुर। हेलो जय भी नाम होता है। मेरा नाम मुकेश राठौर है जी। मैं PhD स्कॉलर हूँ और खरगोन डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। धन्यवाद। हमारे साथ साधना जुड़ी हुई है, अपना परिचय दें। साधना बहन जी को अगर आवाज मिल रही है तो कृपया अपना परिचय दीजिए। तब तक गिरीश साधना बहन जी अपना परिचय दे दें। परम आदरणीय प्रोफेसर मुकेश कुमार मीणा सर को मेरा जय भीम, जय जोहार। और मेरा नाम गिरीश भारती है और आप सभी साथियों को जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम गिरीश भारती है। मैं इस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में MSc इकोनॉमिक्स जो है कि इस समय मेरा फाइनल ईयर है और मैं वहाँ जो है कि इकोनॉमिक्स में अपना रिसर्च कर रहा हूँ। धन्यवाद। मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से और इलाहाबाद डिवीजन से। अभी हमारे साथ अभी सोनिया बघेल मैडम जुड़ी हुई है। कृपया परिचय दें बहन जी। वेलकम टू सोनिया बघेल मैडम। आप सुन पा रही हैं?
ओके मैडम सोनिया बघेल हैं, ये अनूपपुर जिला से हैं, मध्य प्रदेश से, और मैडम एमएससी हैं। मैं परिचय दे देता हूँ, अभी हो सकता है नेटवर्क का इशू हो। तो जैसा कि हमें, मेरा परिचय नारायण प्रसाद चौधरी है और मैं भी इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो हमारी रिसर्च मेथडोलॉजी है वो किस तरह से सोचना चाहिए, वो हमें एक्टिविटीज, जो विलेज की एक्टिविटीज है उससे जुड़ी हुई गतिविधियों से हमें दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और इस पर हमारे पास भी क्यूरियोसिटी थी और भी रिसर्च स्कॉलर्स के साथ, जैसा कि सभी ने बताया, अपना परिचय दिया। तो हम चाहते हैं कि इस रिसर्च मेथडोलॉजी पर गंभीरता से सुनेंगे सभी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रोफेसर मीणा सर जो आपके साथ बात रखेंगे वो आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है, बहुत करीबी जुड़ी हुई है, लेकिन हम जो है कई धारणाओं, कई मान्यताओं के साथ बंधे होने से हमारा जो चिंतन है वो चिंतन कहीं ना कहीं हम अपने पास की समस्याओं की तरफ भी ध्यान केंद्रित नहीं करते, और हम चर्चाएं उलझे होते हैं, बड़ी बड़ी बातों में उलझे होते हैं। उनसे हमें छोड़ करके हमें नए दृष्टिकोण के साथ सोचना है, चिंतन करना है। तो आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रोफेसर मीणा सर जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं सर, इस चर्चा को हम सभी के साथ सहयोग से आगे बढ़ाया जाए सर। दी मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद नारायण जी। जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय। आप सब श्रवण सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को संघ के प्रति मेरा सादर नमन। और जो भी आपने मुझे यहाँ पर कह के अपना स्पीच रिसर्च मैथोलॉजी पर देने के लिए आमंत्रित किया, मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी इसी विचारधारा से पुराने काल में जुड़ा रहा था। 7 और 8 में हम सब जेएनयू में बीएसएफ के बेस स्टूडेंट विंग के मेंबर्स थे। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैं विभिन्न अपने जो SC ST OBC साथियों के संगठन हैं, जो बहुत पावरफुल तो नहीं थे पर अपने लेवल पर जो सक्रिय जरूर थे। तो उनसे आरक्षण संबंधित आंदोलन, सुरक्षा संबंधित आंदोलन में मैंने 8 से 18 तक अपनी पूरी भूमिका निभाई। 18 के बाद मैं राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में आ गया। तो दिल्ली से मेरा संपर्क थोड़ा कम हो गया, और राजस्थान के भी ये दक्षिण पार्ट में पड़ता है, तो इसलिए क्या कि राजस्थान से भी मेरा संपर्क थोड़ा कम। आदि किसान विचारधारा से मैं 2015-16 में जुड़ा। वैसे मेरा ओरिएंटेशन एक बहुजन स्टूडेंट लीडर किसी तरह ही रहा, और क्योंकि सारे फैक्ट्स इन मीटिंगों में भाग लेना और उन कार्यक्रमों में भागीदारी करना मेरा अगर आप जानना चाहेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर संगठन में मेरा कुछ ना कुछ योगदान रहा, जिसको मैं ज्यादा मैं तो मतलब ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं करता, लेकिन एक मेरी सक्रिय भूमिका होगी मेरी। तो आदि किसान की साइड में मैंने शिफ्ट किया, पर मेरे जो सभी दोस्तों से जो मैं उनसे संपर्क आज भी है, और ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं किसी विचारधारा के विरुद्ध हूँ। बहुजन विचारधारा जो क्या कि एक पैन इंडिया विचारधारा थी, जिसमें ज्यादातर SC ST OBC के सदस्यों की भागीदारी थी, और एक ये स्टैब्लिश विचारधारा हुई काशीराम जी के समय। इसने मूर्त रूप लेना शुरू हुआ। अम्बेडकर जी के जो कथन थे या जो उनका लिटरेचर था, उन्होंने भी क्या कि उसके फ्रेमवर्क में उन्होंने काम करना शुरू किया। तो निश्चित रूप से बड़े बाकी ज्योतिराव फुले, इस तरह के जो बड़े विचार के उनके तथ्यों को इन्होंने संकलित किया और एक विचारधारा को रूप में देना शुरू किया। अब मैं आपको एक बात जनरली विचारधारा के बारे में कहना चाहता हूँ कि विचारधारा इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप से मिलकर बनती है। अगर कोई विचारधारा अपने सभी जो लोग उससे संबंधित है, अगर उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, तो विचारधारा के रूप में वो सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन अगर उसके इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप को वो अगर इंक्लूड नहीं कर पाती है तो ये पॉसिबल है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो बहुजन विचारधारा, क्योंकि इस बार जो उत्तर प्रदेश में मायावती जी का जो रिजल्ट रहा वो बड़े ही दुखद रहा, तो बाकी
पूरे इंडिया में भी जिस तरह से बहुजन विचारधारा सभी लोगों को अभी जिंदा जरूर है, लेकिन सभी लोगों को एक संगठित करने में उतना अपना रूप नहीं दे पाई। तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको अपना एक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। श्रवण संघ इस क्षेत्र में काफी अच्छा योगदान दे रहा है। तो अब मेन बात ये आती है कि ये विचारधारा कमजोर क्यों हुई। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि क्या है कि आपके इंटरेस्ट की सबसे अच्छी बात कौन कर सकता है, तो निश्चित रूप से वो आप खुद होंगे। लेकिन जहां तक SC ST OBC का फॉर्मेशन वाली बात है, तो ये इन SC ST OBC लोगों ने नहीं बनाया। इसका फॉर्मेशन भले ही संविधान के तहत किया हो, लेकिन संविधान के तहत होने वाले सारे काम एग्जीक्यूटिव सरकार के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये कहना कि सारे काम क्या है कि जिनके लिए किए जा रहे हैं उनके ही बेनिफिट के लिए हो, तो ये संभव नहीं है। हर सरकार की एक विचारधारा होती है, हर सरकार की एक विचारधारा होती है और वो अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए इस तरह के काम करती है। तो जैसे बहुजन विचारधारा में ज्यादातर कहा जाता है कि जिस तरह का लिटरेचर बहुजन विचारधारा को स्टैब्लिश करने के लिए लिखा गया, जिसमें क्या है कि 5000 साल से शोषण वाली बात की जाती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको अपने शोषण का विरोध करना है, तो आपको अपने आप को ताकतवर बोलना है या कमजोर बोलना पड़ेगा। निश्चित रूप से अपने आप को आपको ताकतवर बोलना पड़ेगा, तभी आप अपने स्वयं को और दूसरे को कॉन्फिडेंस दे पाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं 5000 साल से शोषित हूँ, इस कारण से शोषित हूँ, इस कारण से शोषित हूँ, फला कारण से शोषित हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि शोषण नहीं हो रहा। डिफरेंट काल में और डिफरेंट समय में डिफरेंट प्रकार का शोषण है, तो उसको पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा और फिर क्या है कि हम उसको एनालिसिस करेंगे। पर अगर आप ये कहें कि मैं सबसे कमजोर व्यक्ति हूँ, तो अगर आपके इंटरेस्ट का वोलेशन किया जाए तो आप अपने इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? तो जहां तक मेरा अध्ययन रहा है, मेरे को अभी क्या है कि अभी तक इस अध्ययन का कोई तोड़ मिला नहीं। बड़े बड़े विद्वान इसके विरुद्ध लिखते हैं, पर उनके सारा जो अध्ययन है वो एक पक्षीय सा मुझे लगता है कि आपने एक जैसे जो भी हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, तो इंडिया का अंग्रेजों से पहले कोई रिटन लिटरेचर है ही नहीं। संस्कृत जैसे एक भाषा के बारे में कहा जाता है, लेकिन संस्कृत इंडिया में किसी भी क्षेत्र में कहीं पे भी नहीं बोली जाती है। अब ऐसी भाषा जिसमें क्या है कि जिसमें आप रिटन लिटरेचर लिखें और जो कहीं पे बोली ही नहीं जा रही है, न कोई समझे जा रहा है, न उसको अप्लाई करने वाली कोई संस्था है, तो उसको रेफरेंस देकर जो आप क्या कि लिटरेचर तैयार करेंगे, तो वो आपका लिटरेचर नहीं कहा जा सकता। हाँ, आपको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया सिस्टमेटिक तरीके से एक लिटरेचर हो सकता है। तो इस लिटरेचर को ज्यादातर क्या कि आप मैक्स मूलर या फिर क्या कि जेम्स सेप या फिर क्या कि कनिंघम या फिर बहुत सारे जो राइटर या विल्किंसन या इस तरह के जो राइटर्स हैं, उन सभी के उनके ट्रांसलेशन के बाद इंडिया में उसको देवनागरी, इवन इंडिया का जो संस्कृत लिटरेचर है वो जो कहा जाता है कि श्रवण परंपरा में चलता रहा, यहाँ पर अवेलेबल है, वहां पर अवेलेबल नहीं। अगर आप इसका क्लोज सिमुलेशन करेंगे तो हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। आपको आवाज आ रही है? तो अगर आप इसका क्रॉस एवोल्यूशन करेंगे तो आप पाएंगे कि क्या कि इस तरह की कहानियां पूरे वर्ल्ड में प्रचलित है। मतलब ये एक तरह का कोर्स वर्क है जो स्ट्रेटिफिकेशन बनाने के लिए या फिर क्या कि अपने स्लेव्स को ट्रेड करने के लिए, उसको क्या कि कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया से ले लें, चाहे वेस्ट एशिया में ले लें, चाहे क्या कि ईस्टर्न यूरोप और मेडिटेरियन से में ले लें, तो एक क्या है कि कोर्स टाइप का मटेरियल है जो क्या है कि हर कहीं जगह प्रचलित है। इसमें क्या है कि आप इसमें आप क्या है कि अपने स्लेव्स को या अपने स्लेव्स के स्लेव्स को या फिर जिस भी पॉपुलेशन है जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हो उसके लिए बनाया जाता है। अब आपने एक लिटरेचर एक लैंग्वेज डेवलप की जिसको हम संस्कृत लैंग्वेज कह रहे हैं, उसमें सारे लिटरेचर आपको अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आपने क्या है कि अंग्रेजों के ट्रांसलेशन के माध्यम से उनको जाना, उनके क्या कि स्कूलों के माध्यम से उसको सीखा और वो उसका क्या है कि फिर हिंदी में ट्रांसलेशन या इंग्लिश में ट्रांसलेशन, क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेशन करके उसको फैलाया गया और फिर आपने मान लिया कि क्या है कि हम क्या है कि पिछले 5000 साल से शोषित है। देखो, केवल शोषित मानने से काम नहीं चलता। मैं शोषित अपने आप को मान लूं, ये कोई बुरी बात नहीं है, बट क्या कि शोषित के साथ साथ अपने आप को कमजोर मानने के साथ साथ आप अपनी जो एंटाइटलमेंट थ्योरी है उसको भी इस तरह से डिफाइन कर लें, इस तरह से परिभाषित कर लें कि हमारा कुछ नहीं था। एक जो मेरा खुद का जनरलाइजेशन है, जो मैं जनरली कहता हूँ कि जो किसी का नहीं हो सरकार का, तो कि आज भी अगर क्या कि किसी भी प्रकार के लैंड को ले लें तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी का मालिक सरकार ही निकलेगी। अब सरकार निकलेगी, लेकिन सरकार सभी को वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है। वो लैंड सरकार की तरफ से यूज कौन कर रहा है? यूज या तो क्या है कि जो सरकार को चला रहा है वो यूज कर रहा है। आज भी अगर क्या है कि सभी को अगर 5-5, 10-10 एकड़ भी लैंड एक्स्ट्रा और दे दी जाए तो इंडिया में लैंड की कोई कमी नहीं आएगी। बट क्योंकि आप क्या है कि अगर खुद सभी के पास लैंड हो जाती है, तो सभी के पास अगर लैंड हो जाती है तो सब अपना प्रोडक्शन खुद कर सकते हैं। उनको मार्केट से किसी कम से कम खाद्यान्नों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। खाद्यान्नों की अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप क्या है कि किसी पे डिपेंड नहीं है, और अगर किसी पे डिपेंड नहीं है तो फिर आपको बदले में मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, और बदले में मजदूरी करने की जरूरत नहीं है तो यानी कि आप स्वतंत्र हैं। तो सरकार क्या है कि जो भी पब्लिक रिसोर्सेज है जिसका एक आम व्यक्ति यूज कर सकता है, आप देख लेंगे कि दिल्ली या मेट्रो सिटीज में लोग अगर 1-1 फुट अगर आगे बढ़ जाते हैं या सड़क के किनारे अपना झोपड़ी बना लेते हैं, या फिर क्या है कि ट्राइबल एरिया में आप क्या है कि जंगल या फॉरेस्ट एरिया लैंड में आप एक झोपड़ी चला रहे हैं तो सरकार उसके लिए आपको CRPF या पुलिस फोर्स तक लगा देती है। जबकि क्या है कि आप देखोगे कि हर कहीं जगह गवर्नमेंट लैंड वेस्ट पड़ी है। तो ये क्या है, कौन डिसीजन ले रहा है ये कि आप क्या है कि एक छोटे से 5-10 या 100-200 फुट के लिए आप क्या है कि किसी को टॉर्चर करें और हजारों एकड़ जो लैंड है वो यूजलेस पड़ी रहे हर कहीं जगह। बट क्या है कि सिस्टम जो बनाया जाता है, क्योंकि सिस्टम कौन बनाएगा? जो सरकार को चलाएगा। सरकार को कौन चलाएगा? जो पावरफुल हो। पावरफुल कौन होगा? जिसको आपने मेरिट होल्डर मान लिया है। तो मेरिट होल्डर किसको कैसे माना आपने उस लिटरेचर से माना जो 5000 साल से आपके ऊपर थोपा जा रहा है। उस लिटरेचर का उन्होंने उसको क्रिएट कैसे किया? उसको क्रिएट किया उन्होंने फर्जी भाषा और फर्जी रेफरेंस से, जो क्या है कि आपने कभी सुने ही नहीं उससे पहले। मीन्स क्या है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से एक रेफरेंस का साइड क्रिएट किया जाता है। अगर आप इंडिया में अंग्रेजों को अगर हम लें तो अंग्रेजों को हम क्या कि एकदम न्यूट्रल मान लेते हैं। मीन्स कोई जो पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहा है क्या वो न्यूट्रल हो सकता है? वो कभी न्यूट्रल नहीं होता। उसको क्या कि वो न्यूट्रल नहीं, वो अपने सारे रूल रेगुलेशंस पॉलिसी बनाता है सभी लोगों को कंट्रोल करने के लिए। उसको किस तरह की रूल पॉलिसी बनाई जाती है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो ऐसे रेफरेंस क्रिएट करे जिससे क्या है कि और उनको लोगों में सोशलाइज करे, चाहे वो फॉर्मल तरीके से करे, चाहे क्या है कि समाज सुधार के नाम पे इनफॉर्मल तरीके से करे, और लोग अपने आप को खुद ही गुलाम मानने लग जाए। उसको कंट्रोल करने की कभी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। और उसके बाद क्या कि आप अपना काम देखें तो जो अगर हम यूरोप की जोग्राफिकल कंडीशन थे, क्योंकि आदि किसान एक जो विचारधारा जो डेवलप की गई ये वर्ल्ड वाइड उसमें डेवलप की गई। अब आप देखें कि इंडिया की जोग्राफिकल कंडीशंस लें और यूरोप की जोग्राफिकल कंडीशन लें, अफ्रीका की जोग्राफिकल कंडीशंस लें। अफ्रीका को तो हम इसलिए छोड़ देते हैं कि क्योंकि वो आजकल रूल नहीं करे, पर यूरोप की जो कंडीशंस लेते हैं वो जोग्राफिकली इतनी एडवर्स हैं कि आप उनमें एडवर्स है कि आप कुछ भी क्या कि नॉर्मल तरीके से रह नहीं सकते। आप इंडिया में बिना कच्चे मकान में रह सकते हैं, लेकिन क्या कि यूरोप में कच्चे मकान में नहीं रह सकते। आप क्यों? क्योंकि वहां पर 6 महीने से ज्यादा चीजें एरिया बर्फ से कवर रहता है। बर्फ जब पिघलती है तो सारा का सारा पानी उसी घर के ऊपर जब गिरेगा, और उसी घर के ऊपर जब पानी गिरेगा तो वो कीचड़ बन जाएगा। लेकिन आपके यहाँ पर एक झोपड़ी में या नॉर्मल तरीके से अगर हम देखें तो आप उसमें सर्वाइव कर सकते थे। आज से अगर क्या है कि 1980 से पहले की अगर सिचुएशन देखें तो जो अर्बन एरिया को छोड़ दें तो रूरल एरिया जो क्या कि 80% के आसपास था, सब कच्चे मकानों में रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या कि पक्के मकान जब आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो क्या कि आपको उसके लिए अननेसेसरी बनाने का भी प्रेशर नहीं है। अगर बनाने का प्रेशर नहीं है तो लोग उसके नाम पर आपसे मोटा पैसा वसूल नहीं कर सकते। आज भी अगर देखें तो मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तो लोग एक मकान खरीदने के लिए अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी कमाने लगा देते हैं। मीन्स आपके ऊपर क्या है एक मकान बनाने का प्रेशर है। एक मकान बनाने के प्रेशर के नाम पर आप पूरी जिंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार हैं। अब ये उत्पन्न कैसे हुआ? ये उत्पन्न हुआ कि क्या कि लैंड की स्केर्सिटी क्रिएट कर लैंड या मकान बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है उसको उत्पन्न करने की स्केर्सिटी क्रिएट कर। तो ये एक न्यू लिबरलिज्म जो वर्ल्ड जो चल रहा है, जिसमें क्या है कि आप में इस तरह के मूल्य और वैल्यू इंटरनलाइज किए जा रहे हैं, जिससे आप खुद ही एक गुलाम किसी तरह मूल्यों को आत्मारोपित कर लें और जो वर्ल्ड को चलाने वाली शक्तियां हैं उनके अकॉर्डिंग काम करने लग जाए। अगर मैं आज भी देखूं तो यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, यूरोप और कनाडा, डेवलपिंग कंट्रीज की जो वीजा पॉलिसी है इंडिया से या डेवलपिंग कंट्री से 90% जो लोग जा रहे हैं वो वहां पर क्या है कि कैसे काम कर रहे हैं?
वो वहाँ पर क्या है कि या तो ड्राइवर का काम कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव काम कर रहे हैं, या घर में कहीं काम कर रहे हैं, या फिर एकदम इंडस्ट्रियल वर्क में एकदम एडवर्स परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। बदले में क्या है कि इन्होंने अपना मॉनेटरी सिस्टम ऐसा डेवलप किया हुआ है जिसकी वजह से क्या है कि वो आपसे रिलेटिवली थोड़े इधर की तुलना में उधर तो वो पैसा उसी पैसे को खर्च करें तो उतनी ही स्थिति में रहेंगे, और इधर अगर वो आपको खर्च करें तो क्या है कि नॉर्मल। तो ये सिस्टम उन्होंने कैसे क्रिएट किया, ये सिस्टम क्या है कि क्या इसमें क्या है कि इंडिया की गवर्नमेंट एकदम फ्री है, इंडिया की गवर्नमेंट फ्री है जो क्या है कि अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रही है। तो ये चीजों को जानना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज क्या है कि उसका जो बर्डन है वो लगभग आपके ऊपर है। तो मैं फिर अगर अपनी मैथोलॉजी में आऊँ तो हमारे जो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की मीटिंग है तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, उनकी जो रिसर्च मैथोलॉजी है वो इतनी पुअर क्या है इरेशनल है। उसके लिए क्या है कि आपने एक रेफरेंस का सेट क्रिएट कर दिया। अंग्रेजी ब्रिटिश पीरियड को लें अगर 700 से 1850 के आसपास लें तो आप क्या बहुत से फैक्ट क्रिएट करते हैं, आप आर्कियोलॉजिकल फैक्ट क्रिएट करते हैं, आप लिटरेचर के फैक्ट क्रिएट करते हैं। आप क्या कि अपनी जो ब्रिटिश जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो पास पॉलिसी है उनके आधार पर यहाँ की इंडिया गवर्नमेंट्स की पॉलिसी बनाते हैं, एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं। अब उनका उद्देश्य क्या रहा, उनका कानून व्यवस्था आप ऐसी बनाते हैं, उनका उद्देश्य क्या रहा, उनका उद्देश्य इंडिया को कंट्रोल करना रहा। अब आप उस पर 100 साल बाद फिर जब रिसर्च करते हैं तो वही कंक्लूजन निकल कर आते हैं जो उस समय का ब्रिटिश चाहता था, उस समय का यूरोप चाहता था। और उस फ्रेम में आप कितना ही रिसर्च कर लीजिए, आपका रिसर्च हमेशा क्या है कि आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं होगा। तो मीन्स जब हम रिसर्च करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम रिसर्च के हमारे उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या हमारी सोसाइटी के लिए लाभदायक है, उद्देश्य क्या जिस भी वर्ग के लिए हम करना चाहते हैं उसके लिए लाभदायक है, या हम उस फ्रेम के अंदर रिसर्च कर रहे हैं जो पहले से वेल एस्टेब्लिश है और जिसका और हमारे रिसर्च को भी काफी रेफरेंस देकर हमारी सोसाइटी को यूज किया जाएगा। तो मीन्स यूज किया जाएगा तो इस तरह के अगर फ्रेमवर्क में हम रिसर्च कर रहे हैं हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप या तो आप किसी सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं या बेनिफिशियरी नहीं है। अगर आप किसी सिस्टम के बेनिफिशियरी नहीं है तो वेल एस्टेब्लिश जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्या कमियां हैं, क्यों वो एस्टेब्लिश किए, उनका इवोल्यूशन करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और वो उद्देश्य उसकी मैथोलॉजी वो रेफरेंस और वो तरीके यूज किए जाने चाहिए जो क्या कि प्री स्टैब्लिश ना हो, क्योंकि प्री स्टैब्लिश चाहे फैक्ट हो चाहे मेथड्स हो उनका रिजल्ट निश्चित है। किसी भी रिसर्च में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वेरिएबल एंड मैथोलॉजी। अगर आपने वही वेरिएबल लिए जो प्री स्टैब्लिश है, जो क्या कि स्टैब्लिश किए गए हैं आपके जैसे बहुत हजारों लाखों यूनिवर्सिटीज में करने वाले रिसर्च करने वालों के लिए स्टैब्लिश किया, तो उसका रिजल्ट क्या ना वो पहले से डिसाइड है। तो क्या कि रेफरेंसेज हम वो लें जो क्योंकि हम मानते हैं कि ज्यादातर सोसाइटी स्टेटस को मीन्स यथास्थिति बनाए रखना चाहती है, और यथास्थिति के विरुद्ध जो भी चीजें हैं वो आपको क्या है कि रिटर्न में मिल पाना संभव नहीं। तो हमारे रिसर्च के जो तरीके हैं वो फैक्ट के साथ साथ थोड़े लॉजिकल भी होने चाहिए। तो मीन्स हमारी मैथोलॉजी और रिसर्च के तरीके इस तरह से हो जिससे कि क्या कि हम कुछ नया निकाल सके और उसको क्या कि वो हमारी सोसाइटी के फायदे में हो सके। या फिर क्या या गिरीश कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? सर मैं माफी चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहूंगा। ये राधेश्याम चौहान सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि या तो आप कैमरे पे पूरा फुल सामने आइए, या तो जिस प्रकार से आपका कैमरा कब से डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है आप उसे जो है कि टर्न ऑफ कर दीजिए जो है कि, और केवल कम्युनिकेशन पे आइए। थैंक यू, ताकि सर को भी कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो ना, क्योंकि ये जो है कि रिकॉर्डेड मीटिंग चल रही है और ये कोई कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं है जो है कि इसका पूरा रिकॉर्डिंग चल रही है, तो इस वजह से प्लीज आप ध्यान रखिए। थैंक यू सर। थैंक यू गिरीश। मैं यही कहना चाहता था कि जो हमारा जो रिसर्च मैथोलॉजी का तरीका है वो प्री डिसाइड रेफरेंस और प्री डिसाइड मैथोलॉजी से थोड़ा सा बियॉन्ड हो, जिससे क्या है कि हम रियलिटी वाले रिसर्च और हमारे उद्देश्य के अनुसार रिसर्च निकाल सके।
अब मैं पे क्या प्रोफेसर को सुनता हूँ, वो कहते हैं हिस्ट्री लिखो हिस्ट्री लिखो। अब वो ये नहीं कहते कि सही हिस्ट्री लिखो, वो कहते हैं कि हिस्ट्री लिखो, अपनी हिस्ट्री लिखो, अपने अकॉर्डिंग लिखो, अपनी एंटाइटलमेंट सिस्टम को स्टेब्लिश करो, अपने अकॉर्डिंग अपने आप को सबको प्राचीन सिद्ध करो और अपने नए नए जो अधिकार उनको स्टेब्लिश करो। मतलब जो पहले से लिखी हुई जो हिस्ट्री है और जो संस्थाओं के द्वारा जो लिखी भी जा रही है यूनिवर्सिटी में, जो क्या है कि जो आइडियोलॉजी डोमिनेट करती है उसके अकॉर्डिंग ही लिखी जा रही है। तो मीन्स क्या है कि हिस्ट्री एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, दूसरे सब्जेक्टों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी कैसे है ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखो हमारी जो हिस्ट्री के जो रेफरेंस है ये सारे लिटरेचर के रेफरेंस हैं। लिटरेचर में कोई रेशनलिटी होती नहीं है। लिटरेचर आपकी मन की बातें, मन की भावनाएं आप कैसा भी व्यक्त कर लो, चाहे कालिदास हो चाहे क्या कि कोई और हो, सबके सब एक अगर आप इनको देखें भी जो अंग्रेजों के टाइम में क्रिएट हुए जो रेफरेंस क्रिएट हुए ये कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन टाइप के हैं। आप क्या है कि अगर आप क्या है कि पूरे वर्ल्ड को कंपेयर करके एक साथ किताबों को देखें तो आपको लगेगा कि क्या है कि जो शेक्सपियर कह रहा है वही कालिदास कह रहा है। अब शेक्सपियर को क्या, कालिदास को क्या है कि इंडिया का शेक्सपियर कहने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा कह दो ना हमने ट्रांसलेशन किया है। मीन्स आप क्या है कि क्यों, क्योंकि आपको कंट्रोल करना है, आप में वो इमोशंस डालने हैं जिससे क्या है कि इमोशन एक तरह के वो वेरिएबल है, वो वेरिएबल जिससे क्या है कि ह्यूमन सोसाइटी को कंट्रोल किया जाता है। और एक आदमी का जो एक नॉर्मल व्यक्ति है उसका कॉन्शियस लेवल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। अगर आपके बारे में कोई बुरी बात कहे तो आपको ज्यादा से ज्यादा गिरीश को कह दोगे, 10-15 लोगों को और कह दोगे, 10-15 लोगों को और कह दोगे, लेकिन क्या है कि आपके डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाएगी, आपके सर्कल से वो चीजें बातें बाहर नहीं जा पाएंगी। इस कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपके किस लेवल पर सूचनाएं फैलाई जा रही है सिस्टम के द्वारा उस पर डिपेंड करता है। अगर पूरे इंडिया में ये बात फैलाई जाए ये गिरीश बहुत बदमाश है ना, तो गिरीश मेरे को कह देगा, 4 लोगों को कहते हैं नहीं भाई मैं शरीफ हूँ है ना, मैं बदमाश नहीं हूँ। लेकिन क्या है कि ये खंडित सभी के सामने नहीं कर सकता कि वो शरीफ है बदमाश नहीं है। तो सिस्टम जो सामने जो क्या है कि नॉलेज प्रोड्यूस करता है, केवल सूचनाएं प्रोड्यूस करता है। कंटेंट राइटर, आज के कंटेंट राइटर और पुराने टाइम के कंटेंट राइटरों में थ्योरेटिकली कोई अंतर नहीं है। आज के कंटेंट राइटर आपको क्या है कि घर में बैठ के व्हाट्सएप, फेसबुक और इनसे क्रिएट कर रहे हैं, या फिर क्या कि रिटर्न में पैसे लेके पर पेज के हिसाब से कर रहे हैं। इवन मैक्स मुलर भी क्या है कि पर पेज 8 पौंड के हिसाब से कंटेंट लिखता था। मीन्स अब कंटेंट कोई लिख रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होगा, किसी न किसी सोसाइटी को क्या है कि मिस गाइड करना का उनका उद्देश्य होता है। तो कंटेंट राइटिंग आज के लेवल पर हो चाहे उस लेवल पर हो, पुराने लेवल पर हो, 100 साल पहले हो या 200 साल पहले, उनका एक ही उद्देश्य था कि सोसाइटियों को कंट्रोल करना। और सोसाइटी कौन कंट्रोल कर रहा था उस समय भी, यूरोपियन सोसाइटी कंट्रोल कर रही थी। यूरोपियन सोसाइटी की मजबूरी है कंट्रोल करना, क्योंकि उनका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन वो इतना एडवर्स है। जैसे आजकल यूरोपियन को वही माना जाता है कि वो बहुत डेवलप है। मेरा परसेप्शन ये है, मेरा कंक्लूजन ये है कि वो ये वर्ड में यूज नहीं करता, पर क्या कि भूखे नंगे टाइप के लोग हैं। भूखे नंगे मीन्स उनके पास ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग इतना खाने को कभी रहा ही नहीं कि वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करवाए, तो उनको बाहर जाना मजबूरी था। अब कोई व्यक्ति भूख के कारण बाहर जा रहा है तो क्राइम भी करेगा, फैमिली का इंस्टीट्यूशन तो उनमें डेवलप ही नहीं हो पाया। मीन्स जो इंडिया में जो बात की जाती है कि आज अगर क्या है कि गिरीश को कोई कुछ बोले तो गिरीश की फैमिली उससे लड़ने के लिए तैयार होगी, गिरीश का गांव वाले उससे लड़ने के लिए तैयार होंगे, आसपास वाले वो है वो उससे लड़ने के लिए, तो ऐसे गलत क्यों करा है। लेकिन अंग्रेजों में क्या है कि उनके पास तो बांट के खाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो फैमिली नाम की संस्था उनमें डेवलप हो ही ना पाई। और सेक्स रिलेटेड उनके जो क्या नॉर्म्स इतने बेकार थे कि क्या है कि वो अपना जो सेक्स रिलेटेड जो नॉर्म्स इतने बेकार थे, सेक्स पार्टनर जब चाहे बदल लेते। उनके तो पिताजी का भी मालूम नहीं होता कि वो किसकी औलाद है ना, वो अपनी जिंदगी भर अपने पिताजी को ढूंढते रहते हैं। वो उनके क्या कि ऐसी स्टोरी तुमको बहुत मिल जाएंगी कि अंग्रेज यूरोपियन कंट्री वाले लोग अपने पिताजी ढूंढ रहे हैं। फैमिली क्या है कि चर्च में क्या है कि 1600 के आसपास जब इस तरह की संस्थाएं क्रिएट हो गई तो उन्होंने क्या है कि ऐसे लोगों के लिए कोई चर्च वालों ने एक फादर, एक मदर, एक सिस्टर सेट बना के दिया कि आप क्या है कि इस तरह के लावारिस लोग भूत हो गए, वो सब चर्च में रहने लग गए। चर्च में जब रहने लगे तो उनको क्या कि मदर फादर का एक सेट बना कर दिया कि आप इनको क्या कि इससे आप काम चलाओ। तो
हम जो इंडिया वाले जो लोग हैं, इंडिया इवन साउथ ईस्ट एशिया, ये एकदम रिच कल्चर के लोग थे, इनकी फैमिली थी, सोसाइटी थी, लोग क्या है कि बस क्या है कि क्योंकि इनकी खाने पीने की समस्याएं इतनी ज्यादा नहीं थी, तो वो उतने बेकार लेवल पर सोचना नहीं चाहते थे दूसरों के बारे में। और इंडिया में क्या है कि क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी, तो आपका क्या है कि केवल सरफेस से काम चल जाता है। लेकिन क्या है कि आप देखोगे कि आयरन मेटल अनफर्टाइल लोगों में, अनफर्टाइल एरिया में या कोस्टल एरिया में, जहाँ पर क्या है कि आपको बर्फ पड़ती है या फिर कीचड़ रहता है, पक्के मकान बनाने की जरूरत होती है। अब पक्के मकान को अगर आप विकास मान लो तो क्या है कि वही विकसित है, आप तो विकसित कभी रहे ही नहीं। लेकिन जिनके पास पक्के मकान बनाना, जिनकी मजबूरी है खाने के लिए कुछ ना हो, तो आप किसको विकास मानेंगे? निश्चित रूप से क्या है कि पहले आपको खाने वाले, जिनके पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें, फर्टाइल एरिया है, उनको विकसित माना जाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके विकास के क्राइटेरिया क्या है। बट जो पक्का मकान बनाएगा, जो क्या है कि पक्का मकान बनाने के लिए उसको धातु की भी रिक्वायरमेंट होगी। धातु की रिक्वायरमेंट क्या है कि वो माइनिंग से पूरा करेगा। तब जिसके पास माइनिंग या मेटल आ गया तो फिर वो हथियार भी बनाएगा। जो हथियार बनाएगा और उसको क्या है कि अपनी हंटिंग और डेली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए लड़ना भी पड़ रहा है, तो वो बहादुर भी बन जाएगा। आप मतलब किसी को मारने में सक्षम होगा, जिसको हम बहादुरी कह लें, ठीक है, पर वो बहादुरी नहीं होती है। एक व्यक्ति की दवा दो होती ही है अगर इक्वल परिस्थितियां हो। तो मीन्स जो इस तरह की जो मेटल वाली सिचुएशन है वो उनके पास थी, संगठित थे, क्योंकि उनकी क्या है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन एडवर्स थी, तो मरने मारने के लिए तैयार थे, मरने मारने के लिए तैयार थे। उनको फूड गैदरिंग के लिए भी क्या है कि 6 महीने अपने एरिया से बाहर ही रहना पड़ता है। 6 महीने क्या है कि वो अपने, क्योंकि ठंडे एरियाओं में मांस और ये ऐसी चीजें बेकार नहीं होती हैं, तो वो मछली के नमक लगा के खाते थे। 6 महीने तक कोई मछली के, आप तो दूसरे दिन नहीं खा रहे, है ना, आप कितने रिच हैं ये मान के देखिए, और वो मछली के नमक लगा के 6 महीने तक खा रहे हैं, है ना। और क्या कि फैमिली कंडीशंस है नहीं। बट कोई ऐसा व्यक्ति जब इंडिया आता है तो फिर तो वो तो पागल हो जाता है। वो तो फिर क्या है कि उनको क्या है कि कैसे कंट्रोल किया जाए पूरी कोशिश करता है। तो 200-250 सालों में उन्होंने जो सिस्टम बनाया, जो फेक फैक्ट रिवील किए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम इतने भूखे नंगे ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं। उन्होंने अपने आप को ग्लोरीफाई किया। आपको क्या है कि इस बात के लिए मेंटली फेक फैक्ट लगाकर अपनी स्टोरियों को ट्रांसलेट कर कर आप इन स्टोरियों को देखेंगे तो पाएंगे कि ये सारी की सारी स्टोरियां दूसरी जगह भी हैं। उन स्टोरियों की आपके नाम पर सेव कर आपको क्या है कि सोशलाइज किया। क्यों? आप तो क्या है कि अपने गाँव से कभी बाहर नहीं निकले, गाँव से निकल गए तो क्षेत्र से बाहर नहीं निकले। क्षेत्र से बाहर कौन जा रहा है? क्षेत्र से बाहर या तो ट्रेडर्स जा रहा है या फिर क्या है कि उनके साथ उनके जो असिस्टेंट है वो निकल कर आ रहे हैं। तो वो क्या है कि वो जानते हैं कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह मजबूरी वजह से घूम ही रहा हो, क्योंकि आज तो क्या है कि जिस तरह की सुविधाएं वो पहले नहीं थी। पहले जिस तरह की सुविधाएं आप क्या है कि या तो पैदल चलो या फिर क्या है कि आप यानी गधे हो या फिर क्या है कि गधे घोड़े पकड़ो। पर गधे घोड़े पे भी मेरे हिसाब से तो क्या कि 1 घंटे बैठना भी बड़ा मुश्किल है। कोई आसान काम नहीं है। कोई 6 घंटे घोड़े पे बैठ के भाग ले, ये कोई आसान काम नहीं है ना। आज भी आसान नहीं। बोलो सर। राधेश्याम सर जो है कि भी हैंड रेज किए हैं, उनका कोई क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आप प्लीज उसे एंटरटेन कीजिए। राधेश्याम प्लीज कंटिन्यू। गिरीश क्या कंटिन्यू फ्लो टूट जाएगा। अपना मेथोडोलॉजी क्या होता है, एक सिर कंटिन्यूअस कंडीशन में चलता है सिचुएशन में। तो अभी आपने चलो ब्रेक कर दिया तो आप ले लेते हैं, अदरवाइज अंत में क्वेश्चन लेंगे सभी के क्वेश्चन हमारा 8 बजे तक चलेगा, कोई इशू नहीं हमारा, है ना राधेराम सर? आराम से हम सुनेंगे, है ना? हाँ ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। प्लीज कंटिन्यू। आप चाहो तो ले सकते हो, मैंने कोई ये भाषण लिखा हुआ नहीं है ना। नहीं तो इसलिए क्या है कि मैं दे सकता हूँ जी। तो राधेश्याम सर आपका क्वेश्चन क्या था? सर ये रखा हुआ था, बेनू ने टच कर दिया था इसलिए हेडलाइट। ओके एनीवे मैं शुरू करता हूँ। तो मीन्स क्या है कि उन्होंने किस तरह का अपने लिटरेचर का ट्रांसलेशन करके आपके ऊपर थोपा। और एक क्या है कि जैसे जानवरों का कोर्स वर्क होता है, नहीं हम जानते हैं कि वो एक बंदर वाली हमने कहानी सुनी है कि क्या है कि एक रूम में एक केले लटका दिए जाता है और एक बंदर को उसमें छोड़ दिया जाता है। बंदर जैसे ही केले के लिए लपक जाता है तो उसको पीटा जाता है। फिर क्या है कि उसमें एक और बंदर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो
बंदर जैसे वो कहे कि बंदर दूसरा बंदर आता है वो केले लेने के लिए टूटता है, लेकिन जो पहला वाला बंदर है वो उसके लिए नहीं टूटा, तो फिर दोनों को पीटा जाता है कि क्या है कि केले आपको तोड़ने नहीं है। फिर तीसरा बंदर लाया जाता है, तो तीसरा बंदर आते ही उस केले को क्या है कि तोड़ने की कोशिश करता है, तो फिर तीनों को पीटा जाता है। अभी क्या होता है कि एक बंदर रिप्लेस कर दिया जाता है और फिर एक और बंदर आता है, तो जैसे ही नया बंदर केले तोड़ने के लिए कूदता है तो दोनों मिलकर उसको पीट देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अब हम तीनों की पिटाई बनेगी। फिर दूसरे वाले को जिसको पीटा था उसको भी रिप्लेस कर दिया था, फिर एक नया बंदर छोड़ा जाता है, तो जैसे ही नया बंदर उसको केले तोड़ने में था फिर उसको पीटा जाता है। ऐसे क्या कि शुरू में जिनको हमने पीटा था, बंदर वाला आदमी ने पीटा केले तोड़ने के लिए, उन सभी को रिप्लेस कर दिया जाता है और फिर नए बंदर छोड़े जाते हैं। पर कोई भी केले लेने की कोशिश करता है तो उसको बंदर ही पीट देता है। तो मीन्स क्या है कि जैसे जानवरों का सोशलाइजेशन है, उनका स्तर क्या है कि थोड़ा सा कॉन्शियस लेवल कम होता है, ऐसे ही आदमियों का भी सोशलाइजेशन का स्तर बन जाता है। उनकी कॉन्शियस लेवल बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है। आपने क्या कि 80 के दशक में बहुत से ऐसे व्यक्तियों को सुना होगा जो अपने गाँव से कभी बाहर नहीं गए, या फिर क्या कि अपने रिश्तेदारों के गांव 2-3 गांव से उनके बाहर नहीं गए, तो उनका कॉन्शियस लेवल उन्हीं के आधार पर होगा। उनके पास जो सूचनाएं आएंगी वो भी क्या है कि जो उधर से आ रहा है, या तो उनकी खुद की सूचना है या कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरी जगह की सूचना दे रहा है। अब आपको पता है कि इस ग्रुप के पास इस सर्किल की सूचनाएं हैं, तो दूसरे सर्किल की सूचनाएं आप कुछ ही दो। क्या है कि इंडिया में जितनी भी सोसाइटीज है उनको खुद पता नहीं है कि वो क्या है। क्यों? क्योंकि वो तो कभी अपने एरिया से पार करके गए नहीं। उनको दूसरे बताते हैं कि आप ये हो, है ना, आप ये हो, क्या कि ऐसा आपको बिहेव करना है। बस वो क्या कि सुने आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, उसी के अनुसार बिहेव करने आ रहे हैं। तो हमारे जो तथ्य हैं उनकी एक सीमाएं होती हैं। तथ्यों की सीमाएं हमारी कॉन्शियस लेवल को डिटरमाइन करती है, और जो तथ्यों को क्या कि एक सिस्टम जब जनरेट करता है, फेक तथ्य जनरेट करता है, और फेक का मतलब क्या कि ऐसे सिस्टमेटिक तथ्य जनरेट करता है जिससे क्या है कि जिसमें लोगों को सोशलाइज किया जाए, जिससे सोशलाइज करके लोगों का स्ट्रेटिफिकेशन बनाया जाए, और लोगों को क्या है कि जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक जो स्ट्रेटिफिकेशन उसको फॉलो करने के लिए तैयार किया जाए। तो इस तरह का इंडिया में किया गया है। मीन्स मेरा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी संबंधित यहाँ पर ये आर्गुमेंट ये था कि इंडिया का जितना भी हिस्ट्री लिखा हुआ है वो लिटरेचर के बेस पे लिखा हुआ है, जिसकी कोई कॉपी लोकल लोगों को पता ही नहीं है। मीन्स आपने क्या है कि कहीं से और उसका क्या है कि आप उस लिटरेचर को कभी वर्ल्ड वाइड कंपेयर नहीं करते, और वर्ल्ड वाइड कंपेयर करने के लिए आपने क्या किया, कंपेयर ना कर पाए इसके लिए क्या किया हुआ है, आपने उनकी स्क्रिप्ट बना दी है। मीन्स एक ही कास्ट के लोगों को 3-4 स्क्रिप्ट बनाकर, जैसे ये तो पहले की बात तो छोड़े, आजादी के बाद ही क्या है कि जो बड़ी बड़ी कास्ट हैं उनको 3-3, 4-4 भागों में डिवाइड किया। मीन्स आधे लोग क्या कि पंजाबी स्क्रिप्ट में लिखेंगे, आधे लोग हरियाणी देवनागरी में लिखेंगे, आधे जो पंजाब में पाकिस्तान में छोड़ दिए गए वो क्या है कि उर्दू की स्क्रिप्ट में लिखेंगे, भील प्रदेश में आधे गुजराती में लिखेंगे, आधे राजस्थान में देवनागरी में लिखेंगे, तो हमारा आधे लोग मराठी भाषा में बोले। मीन्स एक ही समूह के लोग अलग अलग स्क्रिप्ट में बोलेंगे या लिखेंगे तो कभी इंटरेक्शन होगा ही नहीं। तो क्या कि जो एरिया है ऐसे ही क्या कि जो कास्ट के बातें जनरली इंडिया में बड़ी पॉपुलर है, तो कास्ट सेंसस शुरू किसने किया? आपको तो क्या है कि अपनी कास्ट का भी पता नहीं था। चलो आपसे अगर कह दिया जाए कि आप फला कास्ट के हो, लेकिन दूसरी कास्ट का आपको कुछ पता ही नहीं था। कोई वर्ल्ड वाइड नेतृत्व कर रहा है और वर्ल्ड वाइड सर्वे कर रहा है और लोगों को अलग अलग से नाम से दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी है सभी को कंट्रोल करना है, एक के ब्याह पे दूसरे को एडवर्स खड़ा करना है। और सभी का यह है कि जैसे बंदर और बिल्ली वाली कहानी है कि दोनों के हिस्से उसको खाने। इस ऐसा नहीं है वो एक का खाना चाहता है दूसरे का भी खाना था, एक का ज्यादा खाएगा तो जैसे उसका ज्यादा होगा तो उसको क्या है कंपेयर करके दूसरा ने। तो मीन्स क्या है कि ये एक तरह से ऐसा जिक्सा हो गया है जिसमें क्या है कि आप सब कि दरवाजा जैसे कमरे में सब लोगों को बंद कर दिया जाए और एक दरवाजा छोड़ दिया जाए, सब एक एक करके निकल सकते हैं। बट क्या है कि दरवाजा 1 मिनट के लिए खोला जाएगा तो सब उसमें भागने की कोशिश करेंगे, सब एक दूसरे को पकड़ेंगे और क्या है कि उसमें कोई नहीं निकला, फिर दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर दरवाजा 1-2 मिनट के लिए खोला जाएगा, फिर सब उसमें भागने की कोशिश, कोई दूसरा दरवाजा खोले भागने की कोशिश कर रही, सब उसमें फंस जाएंगे। मीन्स क्या है कि सिस्टम आपको इतना स्पेस दे ही नहीं रहा कि आप क्या है कि आपसी में कोऑर्डिनेट करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। तो जो हिस्ट्री में जो लिटरेचर के बेस पे लिखी हुई है वो लिटरेचर का कोई लॉजिक नहीं है।
मीन्स कहाँ पे थी, कैसे थी। आप क्या है कि इस तरह की स्टोरीज का अगर आप ज्योग्राफिकल पोस्टमार्टम करें, ज्योग्राफिकल पोस्टमार्टम करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें जो लिटरेचर में जो कहानियों का जो ज्योग्राफी है वो क्लाइमेट इंडिया का है ही नहीं। मीन्स जो क्लाइमेट इंडिया का है ही नहीं, उस क्लाइमेट की कहानी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कहीं पे कोई कपूर की बात कर रहा है, कहीं पे कोई क्या है कि नारियल की बात कर रहा है, या इस तरह की चीजों की बात कर रहा है, वो इंडिया में उस तरह की कहानियां है ही नहीं। उसके आधार पर आप क्या है कि अपने आप को स्ट्रेटिफिकेशन में लोअर या हायर मान लेते हैं। तो लोअर हायर मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करने लग जाते हैं। और वो बिहेव जब आप करते हैं तो मीन्स आप अपने अधिकारों को खुद ही छोड़ देते हैं। मीन्स आप अपने अधिकारों को खुद ही छोड़ देते हैं तो क्या है कि फिर क्या है कि सिस्टम चलाना बड़ा आसान हो जाता है। आपने जो अधिकार आपके थे आपने छोड़ दिए तो सिस्टम को कोई दिक्कत ही नहीं है। सिस्टम तो फिर क्या है कि एक मशीन किस तरह हो गया, मीन्स इधर से इनपुट आएगा और इधर से रिजल्ट निकलेगा। आप क्या है कि जो भी इधर से रूल बनाएगा जो सिस्टम को चला रहा है, और क्या कि इधर से आप उसको, बट वो जो पॉलिसीज है वो कौन बना रहा है, किसके इंटरेस्ट के लिए बना रहा है, वो क्या एक फ्रेमवर्क में तो बनाई नहीं जा रही है। उससे क्या है कि पार्टिकुलर हमारी सोसाइटी का दूसरी सोसाइटी का कोई फायदा हो रहा है जो है, ये हमको जानना बहुत जरूरी। अब इन्हीं लिटरेचर से क्या है कि जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री बनती है, हिस्ट्री से इन्होंने सोशलॉजी बना रखी है, सोशलॉजी से पॉलिटिकल साइंस उसी के आधार पर बना रखी है। और पॉलिटिकली हमारे क्या है कि इकोनॉमी को डिटरमाइन करती है। तो हमारे जितने भी सोशल साइंस के और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं उनकी मैथोलॉजी ऐसे फ्रेमवर्क है, ऐसे राइटिंग और रिसर्च की ऐसी आइडियोलॉजी है जिससे क्या है कि हम कभी निकल ही नहीं पाते। तो मीन्स हमारे जो रिसर्चर है उनको उस फ्रेम को तोड़ना चाहिए। उस फ्रेम को क्या है कि जो भी बात कही जा रही है आप उसके उस रेफरेंस में जाओ जो व्यक्ति ने फर्स्ट क्रिएट किया है, मीन्स फर्स्ट क्रिएट किया है। जैसे मैं आपको मुगल काल का देता हूँ। मीन्स इंडिया में 7-8 किले मुगल काल के टाइम में बने। मुगल काल के टाइम इवन इरफान हबीब जी का खुद का कथन था कि इंडिया में कोई सेंट्रल व्यवस्था नहीं थी। मीन्स सेंट्रल व्यवस्था नहीं थी तो क्या है कि यानी कि कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं थी, यानी कि कोई बादशाह नाम की या ऐसी शक्ति नहीं थी जिसकी सब मानते हो। क्यों आप सब किसी को मानोगे, अपना सर्वोच्च तो तब मानोगे जब आप उसको जान रहे होंगे। आपने न सुना न उससे क्या है कि कभी मिले, न आपके आसपास का कोई मिला, न वो आपके कभी गाँव में आया, फिर भी क्या है कि आपने उसको मान लिया। क्यों? क्योंकि इनके लिटरेचर्स को इन्होंने क्या किस तरह से तैयार किया, धर्म के नाम पर दिया है। जैसे क्या कि आप पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में राजत्व के सिद्धांत पढ़ते हैं तो राजा होगा, राजा को पावर कौन दे रहा है, धर्म दे रहा है। और धर्म की कहानियां बकवास कहानी, मीन्स आप या तो क्या कि धर्म की कहानियां क्या कर रही, राजा को पावर दे दो, और राजा को पावर देने के बाद सब कुछ जो किसी का नहीं वो महाराज का, और महाराज क्या है कि किसी को दे या नहीं दे। मीन्स अगर सारी जैसे लैंड को सभी में बांट दिया जाए तो 10% हो जाएगी, जितने भी सभी के कागज बना दिया। लेकिन 90% फिर राजा जी की हो गई तो बनी किसी दुकान हो गई कि सभी को उनकी मजदूरी दे दो, है ना, और क्या है कि बाकी सब खुद का। अब 90% राजा जी की हो गई। राजा जी क्या है कि राजा जी बादशाह से हार गए, बादशाह जी अंग्रेजों से हार गए, और अंग्रेजों ने क्या है कि आजाद कर दिया। पर सरकार ने क्या है कि आजादी के नाम पर सबको क्या है कि सबको जो सभी प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अधिकार का क्या है कि सरकार के थ्रू बिजनेसमैन जो एलिट क्लास है वही रिसोर्सेज आपको बेच रहा है। मीन्स अगर आज आप लैंड प्राइस देखें, लैंड इंडिया में ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली में जो घिचपिच हो रही है और तो क्या कि इतनी घिचपिच क्या कि सारी चीजें उसके लिए उनके लिए लैंड कम है। लैंड कम नहीं है, लैंड की स्केर्सिटी की जा रही है जिससे क्या है कि आपको वो लैंड बेची जा सके। बदले में आपको बेची जाएगी, आप अपना लेबर बेचेंगे। जो लेबर बेचेंगे इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो पुराने जो क्लासिकल सिद्धांत है वो सारी वस्तुओं को लेबर का फंक्शन मानता है। क्यों? क्योंकि सारी वस्तुएं लेबर से तैयार होती हैं। अगर सारे रिसोर्सेज फ्री हो तो जो जितना लेबर करेगा उस प्रोपोर्शन में गुड्स बना लेगा। बट अगर आपने रिसोर्स को कंट्रोल कर लिया तो क्या कि आपने क्या राजा जी के माध्यम से रिसोर्स कंट्रोल कर लिया, और लेबर सभी को लेबर जो लेबर है लेबर के बदले में क्या कि रिसोर्स के बदले में लेबर आपने थोड़ा सा लैंड का टुकड़ा दिया, बदले में उनकी पूरी जिंदगी भर की लेबर ली, और लेबर से रिसोर्स भी बनाए। रिसोर्स क्योंकि आपको बदले में लैंड का टुकड़ा मिल गया तो क्या कि बाकी रिसोर्स पे आपके बिजनेसमैन का अधिकार हो गया, सरकार को टैक्स दे दो और सिस्टम चलता रहेगा। और आपको क्या है कि जो आपके जो क्या है कि आपको अल्टीमेट क्या मिला, आपको अल्टीमेट मिलेगा वही जितने में क्या है कि आप जितने रोटी कपड़े मकान में आप सर्वाइव कर सकते।
क्यों? क्योंकि आपकी एंटाइटलमेंट थ्योरी बना रखी है। आपकी एंटाइटलमेंट थ्योरी बनाने के लिटरेचर से जिसको आपने वेरीफाई किया है, 5000 साल पुराने लिटरेचर को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? अगर मैं ये कहूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने इतने धरने दिए और हमारे जो टीचर्स थे, मैं जनरली हंसराज सुमन सर के साथ रहता था, तो इनका एक वाक्य हमेशा काफी फेमस था कि धरना सुबह 10 बजे शुरू होगा, एक मेरे शोषण से शुरू होगा, 1 घंटे मेरा शोषण होगा। यहाँ पे कोई आकर कहेगा मेरा ऐसा शोषण होगा, दूसरा कहेगा मेरा ऐसा शोषण, और शाम को वो 5000 साल के शोषण पे ही खत्म हुआ। मीन्स आपने क्या किया? आपने मतलब इस कहानियों से क्या स्टैब्लिश किया? आपने वेरीफाई किया कि हु इज मेरिट होल्डर, कौन मेरिट होल्डर है। यानी कि जो आपका शोषण कर रहा है, आपसे तो ज्यादा ताकतवर है, सत्ता ही चला रहा है। आपको अगर सत्ता भी दे दी जाए तो आप चला नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो मेरिट होल्डर ही नहीं थे। आप अपने खुद के अधिकार प्रोटेक्ट नहीं कराए तो क्या दूसरों के अधिकार आप क्या प्रोटेक्ट करेंगे? मीन्स ये जो मेरिट की कहानियां है, मेरिट की कहानी उनको स्टैब्लिश करने के लिए, लॉजिकल करने के लिए, एंटाइटलमेंट जो कहेगी जो सत्ता चला रहा है उसको एम्पावर करने के लिए, उसको लॉजिकल राइट देने के लिए आपने कहानियां शुरू की। मीन्स कभी कभी मेरा एक ये विवाद भी रहा कि लोगों से कि क्या कि आप जैसे जो मनोवाद की जो सारी कहानियां हैं वो सारी बहुजनवाद के द्वारा ही वेरीफाई होगी। जिस दिन बहुजन सोसाइटी के लोग ये कह देंगे कि हम आपकी कहानी के पात्र हैं ही नहीं, चलो हमारा शोषण हो गया, लेकिन क्या कि वो तुम नहीं थे, तुम तो क्या कि एक वामन को देखें तो वो क्या कि आपको अगर जनसंख्या के डेटा लेंगे तो बिहारी से ज्यादा उसकी स्थिति नहीं रही। मीन्स एक बिहारी आपको कैसे शोषण कर सकता है, लेकिन क्या है कि जब आप क्या कि आप उसको ताकतवर मान लें, है ना, आपको उसको क्या कि हर ताकतवर का असिस्टेंट मान लें, तो फिर क्या है कि आप उसकी बात लॉजिकल हो जाएगी, उसकी बात कानूनी बन जाएगी। और फिर क्या है कि अंग्रेजों ने जिस तरह से क्या है कि इंडियन सोसाइटी को कंट्रोल किया, वो खुद कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने ऐसी संस्थाएं बनाई, संस्था पर यहाँ से कुछ लोगों को क्या कि क्लास बनाकर नॉमिनेट किया, उनका स्टैटिकल बनाया, उसको वेरीफाई किया, उनके माध्यम से कंट्रोल किया। अब अगर आप क्या कि जो मेन जो उसको लीड कर रहा है उसकी अगर क्या है कि मेरिट की कहानी को चैलेंज करने, तो उसको हर कोई चैलेंज करने लग जाएगा। हर कोई जब उसको चैलेंज करने लग जाएगा तो क्या है कि वो फिर पब्लिक जो व्यू है उस तरह का बन गई। मीन्स क्या है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि अपने रिसर्च से लोगों को दूसरे के एंटाइटलमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी कभी वेरीफाई नहीं करना चाहिए। ये बात इस तरह की जो आप अपना रिसर्च करो, कुछ और कर लो कि क्या कि इस तरह से इन्हीं बातों को अगर आपको शोषण की बात कहनी है तो दूसरी तरह से डिफाइन कर लो, पर क्या है कि उसके रेफरेंस ये कहानियों के कभी नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी अच्छी कहानियों को प्रसारित करना चाहता है, न कि बेकार कहानियों को। अब अच्छी कहानियां क्या है कि जिस तरह से आपका रास्ता ये था, मैं कई बार कहता हूँ कि अगर किसी को प्राचीन काल मध्य काल में राजा बनना है तो मुझे बताएं क्यों, क्या करना है आपको, एक पुराना ताम्रपत्र लेना है, कार्बन डेटिंग जो है वो क्या कि जब आप कोरोना का वायरस आज तक नहीं देख पाए तो C12 और C14 का रेशो उस समय देख पा रहे थे क्या? मीन्स क्या है कि जो कार्बन डेटिंग होती है वो केवल जैविक पदार्थों की होती है, पत्थरों की, तांबे की, इनकी डेटिंग बनाने बाद में उनकी कोई कार्बन डेटिंग नहीं होती। उनके आसपास एरिया में देखे जाते हैं 50 तरह के रेस्ट्रिक्शंस हैं जो पब्लिक कभी जान पाती नहीं, लेकिन सिस्टम हाँ इसकी कार्बन डेटिंग हो गई, ये इतना पुराना है और इतना क्या कि ऐसे है। तो आप क्या कि राजा बनना है किसी को, ताम्रपत्र 4 सिक्के है ना, ले लो, उन पे कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे फैला दो, वहां पे फैला दो। इंडिया में अगर इंडिया की इकोनॉमी में सोने की चिड़िया होता तो कितने सिक्कों की रिक्वायरमेंट होती है? 4 सिक्कों से आप किसी को राजा थोड़ी बना सकते हो, किसी को राजा थोड़ी बना सकते हो, महाराजा थोड़ी बना सकते हो। या फिर क्या कि 4 भाटों से आप क्या कि कुछ भी डिसाइड कर रहे हो, अपने आप को सब कुछ मारने के लिए तैयार कर रहे हो। जो मुगल काल के बारे में मैं फिर आऊंगा, उनके कुल मिला के 9-10 किले हैं जो उन्होंने बनाए। अंग्रेज इंडिया के कोस्टल एरिया पे 600 किले। मीन्स अगर मुगल राजा थे तो वो 600 वाले जो ट्रेडर थे वो कौन थे? वो तो महाराजा हो गए। नहीं, मीन्स क्या है कि ये जो इंडिया में जो सब कुछ चल रहा है वो एक एंटाइटलमेंट थ्योरी को स्टैब्लिश करने के लिए चल रहा है। और क्या है कि जो अंग्रेजों को जब तरीका था वो हर किसी एरिया पर राजा महाराजा नाम के महिषा बनाते थे, उनके अकॉर्डिंग कंट्रोल करते थे। और उनका जो रिक्वायरमेंट था फूड ग्रेन और लेबर, जो आज भी उनका रिक्वायरमेंट है, मीन्स आप उनको आप कहेगी अगर क्या कि यूरोप की रिक्वायरमेंट है तो वह उनका फूड ग्रेन, क्योंकि वहां पर उतना प्रोडक्शन है नहीं। कोई मेरे से कहता है कि यूरोप की प्रोडक्टिविटी तो बहुत ज्यादा है। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, अच्छा यूरोप की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो एक साल लोग कितनी फसल लेते हैं? उनका 1 फसल लेते हैं।
और आप कितने लेते हो, तो आप 3 ले लेते हो, 2 से 3 ले लेते हो, तो मीन्स प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा हुई? कौन क्या है कि फ्रेश चीजें खा रहा है। मीन्स मेजरमेंट और डेवलपमेंट के अपने अपने क्राइटेरिया। हाँ, उन्होंने मेटल और उससे क्या है कि एक पावर अचीव कर ली है, जो क्या कि डिस्ट्रॉय करने की पावर अचीव कर ली है, उसी से पे उनकी पॉलिटिकल पावर डिपेंड है, जो क्या है कि उसके बियॉन्ड जाता है। और इस पूरे वर्ल्ड को ये मनी और क्या है कि मनी और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ये कंट्रोल करता है, और जो उसके बियॉन्ड जाता है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बाकी क्या है कि सभी सोसाइटीज पर अपने लोगों को इम्पोज कर वो अपना सिस्टम चलाते हैं। तो मेरा ये कहना था कि इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो आप क्या कि लिटरेचर से अपनी हिस्ट्री बनाकर, हिस्ट्री से सोशलॉजी बनाकर, सोशलॉजी को क्या कि से ही पॉलिटिक्स को एनालिसिस करके फला समाज ऐसा था, फला राजा ऐसा था, उसकी ये रिक्वायरमेंट थी, वो सब रिक्वायरमेंट क्या कि बहुत ज्यादा रेशनल नहीं थी, उनसे पूरी एंटाइटलमेंट थ्योरी आप उनको सौंप देते हो। तो जो अब आपने एंटाइटलमेंट थ्योरी सौंप दी, क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो पहली रिक्वायरमेंट है, सारी इकोनॉमिक्स कैसे जैसे मार्केट का रोल प्ले करेगा, इसकी एक बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि सभी रिसोर्सेज पर एंटाइटलमेंट डिसाइड होनी चाहिए। मीन्स अगर कहीं पे पब्लिक रिसोर्सेज है तो वहां पर मार्केट काम कर ही नहीं सकता। इट्स कॉल्ड मार्केट फेलियर, ये एक तरह का मार्केट फेलियर है। तो मीन्स मार्केट पे एम्प्लॉयमेंट एंटाइटलमेंट स्टैब्लिश करना है। एंटाइटलमेंट कौन स्टैब्लिश कर रहे हो? एंटाइटलमेंट आप हिस्ट्री से डिसाइड कर रहे हो। हिस्ट्री में क्या है, आपने किसी अपने शोषित होने के कारण किसी रिसोर्स पे अपना दावा किया। आप अगर ये कहते हैं कि ये क्या कि हमारे रिसोर्स है और क्या कि इस पे हमारा दावा है, तो ठीक होता। लेकिन क्या कि आप तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो रिसोर्स ही नहीं थी, तो आपके पास्ट में नहीं थे तो प्रेजेंट में कहां से हो गए? प्रेजेंट में तो क्या है कि बस आप सरकार पे डिपेंड हो, आप मांगते हो, लेकिन सरकार जब तक आपसे पूरा लेबर नहीं करा लेगी तो आपको देगी नहीं। मीन्स इंडिया की जो प्लानिंग के साथ जो रिक्वायरमेंट थी, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी प्लानिंग के साथ वो ये थी कि कैसे शहरों का विकास किया जाए, कैसे इंडस्ट्री का विकास किया। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में उसको रिक्वायर था लेबर। शहरों में आपको लेबर चाहिए, फैमिली में क्या कि घरों में काम करने के लिए इंडस्ट्री में लेबर चाहिए। तो उन्होंने क्या है कि जो रिमोट एरिया है जहाँ पर सारी पॉपुलेशन बिखरी पड़ी हुई थी, उनको क्या है कि उनकी परिस्थितियां इतनी एडवर्स कर दी कि उनको शहरों में माइग्रेशन करना पड़ता। शहरों में आकर वो कहाँ पर रहे? कच्ची बस्तियों में रहे। कच्ची बस्तियों में क्या, जब आपको अगर 5 किलो राशन दे दिया जाए तो क्या है कि आपका काम चल जाएगा? तो लोग कहते हैं कि आदमी की बेसिक रिक्वायरमेंट है रोटी कपड़ा और मकान। अरे भाई, रोटी कपड़ा मकान तो गुलामों को भी दिया जाता है, कैदियों को भी दिया जाता है, बट आदमी की बेसिक रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, वो उनको नहीं दिया जाता। उसके लिए उनको इतना मजबूर किया जाता है, उनके एंटाइटलमेंट छीने जाता। तो बस कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इस तरह का रिसर्च करते रहेंगे जो एक पार्टिकुलर फ्रेम में होता रहेगा आपसे, तो आप ये मत मानिए कि वो आप रिसर्च कर रहे हैं, वो रिसर्च आपसे करवाया जा रहा। जितनी भी फंडिंग एजेंसियां वो किस तरह का रिसर्च करवाती हैं, किस तरह का रिसर्च कराती है, वो वही रिसर्च करवाती है जो उनके लिए हुआ है। वो उन्हीं प्रोजेक्ट को पास करती है जिसका रेफरेंस दे के वो कह के आप आगे अपने विकास के नाम पर इंटरेस्ट को डिफाइन। तो मेरा कहना है कि इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो रिसर्च के बारे में कही जा सकती है। मैंने सामाजिक और मानवीय विषयों के रिसर्च के बारे में एनालिसिस किया। मैंने विचारधाराओं के बारे में बताया कि जब तक बहुजन विचारधारा मनुवादी विचारधारा को वेरीफाई करती रहेगी तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। अगर वो बहुजन विचारधारा ये वेरीफाई करना बंद करते कि आपका लिटरेचर जो रेफरेंस जो देता है वो बड़ा पुअर एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या है कि वो खुद अपने अस्तित्व को ढूंढने लग जाएंगे। तो इससे क्या है कि जो फ्रेम में रिसर्च हो रहा है, जो रिसर्च आपसे करवाया जा रहा है, जिस रिसर्च में आप एक टूल है, उस तरह का रिसर्च आपका रिसर्च नहीं है, ये तो आपसे करवाया जा रहा है। आप जो क्या है कि अपने छोटे मोटे जो आपकी रिक्वायरमेंट है, भोजन पानी की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए इस तरह का रिसर्च कर रहे हैं, और ये एक सिस्टम बन चुका है। तो इस तरह के सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने काफी बड़ी बड़ी बातें कह दी है, बट क्या कि एक फ्रेम था जो क्या है कि जिसको छोटे रूप में समझाया नहीं जा सकता था, तो इसलिए मैंने ये सारी बातें दी। तो गिरीश, मैं चाहूंगा कि लोग क्वेश्चन पूछे या तुम क्वेश्चन पूछो और मैं उनका आंसर दूं। थैंक यू सर। गिरीश जी सुन रहे हैं आप? आपका क्वेश्चन था, हैंड रेज भी था आपका बीच में, प्लीज। मुकेश सर आपका बाद में लेते हैं, गिरीश सर पूछ रहे हैं।
ओके सर। हाँ, आप बोल रहे हैं गिरीश? नहीं तो फिर मुकेश सर का क्वेश्चन ले लेते हैं। मुकेश सर बोलिए आप। मुकेश राठौर सर। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर विशेष करके जो मतलब शोध में किन चीजों का विशेष कर ध्यान, जैसे आपको लगता हो सर इम्पोर्टेंट कि इन चीजों का विशेष करके ध्यान रखा जाए बेहतर। मतलब वैसे तो बहुत सारी चीज बताते हैं मतलब लोग पर, लेकिन स्पेशली सर क्या मतलब सर मेरा ये है कि विशेषकर ये चीजें नहीं होती है, इस मतलब किसी भी शोधकर्ता को इस चीज को विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है सर बताएं प्लीज। देखो सबसे पहली बात यह है कि शोध में आपके शोध किस क्षेत्र में कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, किसको फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हो, ये पहले आपको डिसाइड करना। जैसे अगर क्या है कि आप क्या है किसी सोसाइटी के लिए शोध करना चाहते हैं या फिर क्या है कि अपनी व्यक्तिगत प्रोसेस के लिए शोध करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लें कि आप सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं या ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी हैं या साइंस के विद्यार्थी हैं या कॉमर्स के विद्यार्थी। तो ये डिसाइड कर लें पहले से कि आपको क्या है कि किस आपके उद्देश्य क्या है। जब आप अपना सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित कर लें कि मैं समाज के लिए मैं शोध करना चाहता हूँ, समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है, इस पे शोध करना चाहता हूँ, ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण विषय है, ये के लिए शोध करना चाहता हूँ, इन व्यक्तियों को क्या है कि कुछ इस शोध से लाभ हो सके इसलिए शोध करना चाहता हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके शोध का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले आप ये डिसाइड करें उद्देश्य। बाकी क्या है कि शोध में जो जैसे क्योंकि हम एक जिस सोशल नेटवर्क पे बात कर रहे हैं वो ज्यादातर एक सोसाइटी का नेटवर्क है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि शोध कैसे हो सकता है, कैसा अच्छा शोध हो, उसके क्राइटेरिया अलग है, लेकिन इस सोसाइटी के आधार पर अगर आप पूछना चाहते हैं तो इस सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिशियरी हो सकता है, सोसाइटी का क्या कि को सिस्टम कैसे सिस्टम से कैसे बेनिफिट मिल सकता है और किन विषयों पर किया जाना चाहिए जिससे क्या कि इस तरह की सोसाइटी बेनिफिशियरी हो सके। तो इस तरह के शोध सबसे पहले हमको उद्देश्य का निर्धारित करना है। अब एक बार जब आपने उद्देश्य निर्धारित कर लिए तो फिर आता है विषय। उद्देश्य निर्धारित करने के बाद आपके क्या कि विषय क्या होंगे, विषय आपके क्या है कि अगर आप सामाजिक मानवीय के विषयों में हैं, अगर आप क्या कि सामाजिक मानवीय के विषयों में, आर्थिक विषयों में है, साइंस के विषयों में, तो क्या कि जैसे साइंस के शोध तो ज्यादातर क्या है कि वैल्यू न्यूट्रल होते हैं, साइंस के नोट ज्यादातर वैल्यू न्यूट्रल होते हैं। कॉमर्स के जो जिस कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के शोध है वो आइडियोलॉजिकल बेस्ड होता है, मीन्स आइडियोलॉजी उन्होंने काफी सीमा तक एक आइडियोलॉजी का पुट रहता है। बाकी जो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के जो विषय है ये क्या है कि ये काफी वैल्यू जजमेंट टाइप के है, तो हमको क्या है कि दिखाना नहीं है कि हम वैल्यू जजमेंट कर रहे हैं, यानी कि मूल्यगत निर्णय कर रहे हैं, यानी कि क्या है कि इस पार्टिकुलर सोसाइटी को फायदा पहुंचा रहे हैं, ये तो हमारे शोध के टॉपिक से कभी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि शोध का टॉपिक तो आपको हमेशा नॉर्मल रहेगा, लेकिन शोध में जो आप रेफरेंस यूज करते हैं, यानी कि जो वेरिएबल यूज करते हैं और जो मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, तो वेरिएबल और मेथोडोलॉजी ये हमेशा वैल्यू न्यूट्रल दिखाई देनी चाहिए। बट जो रेफरेंस जो आप यूज करते हैं, तो रेफरेंस हमेशा क्या है कि किसके लिए जाए किसके नहीं लिए जाए, ये काफी डिसाइड करता है कि आपका शोध का रिजल्ट क्या आएगा। आपके शोध करने के बाद कोई इसको पढ़ेगा तो किस तरह का मूल्यगत निर्णय लेगा, किस सोसाइटी के फेवर में जाएगा, किसके अगेंस्ट जाएगा, या आपकी खुद की सोसाइटी उसका यूज कर कहीं कुछ बात कह पाएगी या नहीं। तो मुकेश जी शायद इस बात से कुछ आपको समझ में आया होगा। जी थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेस भारती जी। सर सबसे पहले मैं सर के लेक्चर के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने ऐसा अमेजिंग लेक्चर और जो है कि पूरे इंफॉर्मेशन से साइंटिफिकली और जो है कि बहुत ही रेशनल लेक्चर था जो है कि सर का, और बहुत कम इस प्रकार से सुनने को मिलता है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी मैं भी जो है कि रिसर्च में आज करीब जो है कि ग्रेजुएशन से लेकर के जो है कि इसमें मैं मेरा एमएससी इकोनॉमिक्स ही पूरी रिसर्च की डिग्री ही है तो चल रहा है, और मेरा भी डिसर्टेशन भी चल रहा है। तो हम लोग जो है कि बेसिकली जहां भी हम लोग रिसर्च में जाते हैं तो सर ने जैसे जो
बारीकियां बताई जो है कि, तो ऐसे वो चीजें दबा दिया जाता है, या जो है कि जो सामने वाला हमारा सुपरवाइजर होता है, हम कहीं भी जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, वो हमेशा जो भी रिसर्च करवाता है वो हमेशा अपने हिसाब से अपने मन माफिक जो है कि रिसर्च करवाते हैं, वो जिससे वो संतुष्ट हो, उनके समाज की जो है कि मतलब गर्मियां बढ़े, उनको अच्छा लगे, इस प्रकार से रिसर्च करवाते हैं। वो इस प्रकार से कोई ऐसा रिसर्च नहीं करवाते हैं ताकि जिससे जो है कि जेन्युइन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। मैं सबको नहीं कहता, लेकिन मोस्टली मैंने जो है कि 70% जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो उनका जो है कि आइडियोलॉजी यही रहती है। तो मैं सर का जो मैंने लेक्चर्स हुआ सुना जो है कि इस पे बहुत ही बढ़िया क्लैरिफिकेशन रहा जो है कि, और मैं डायरी और पेन लेकर के बैठा था, और मैं बहुत खुशी के साथ सर को इस बात को बताते हुए बताना चाहूंगा कि मैंने हर एक चीज एक महत्वपूर्ण बिंदु मैंने नोट करके रखे हैं, ताकि जो है कि आगे के हम लोग कभी जो है कि मतलब कोई चीज लिख रहे हैं तो कैसे हमको किस भाषा का इस्तेमाल करना है, ताकि लगे कि नहीं जो है कि मतलब हम भी कुछ अच्छा किए हैं, या हमने कुछ जीवन में अच्छा किया है, हमने कुछ समाज के लिए अच्छा किया है, हमने कुछ एकेडमिक्स में अच्छा किया है। नहीं तो जो है कि जैसा कि सर ने ये बताया कि जब 5000 साल से जो है कि जो लिटरेचर का रेफरेंस दे के यूज कर दिया जाता है, तो हमेशा एक्चुअली हम अपनी पढ़ी लिखी भाषा में ही हम जो है कि उनको ज्यादातर अपने से ज्यादा मेरिट होल्डर सिद्ध करते हैं जो है कि, और ये हर जगह जो है कि लगभग एकेडमिया में से लेकर के जो है कि जो लोग सीख करके जाते हैं, यही चीज जो सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन में भी यही चीज करते हैं। तो मेरा कोई इस पे सर से, चूंकि मैं सर के पूरे लेक्चर से मैं जो है कि पूरा फुल सेटिस्फाई हूँ, इसलिए मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं इस लेक्चर के लिए सर को बहुत बहुत साधुवाद और हृदय से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। जय भीम, जय जोहार सर। नेक्स्ट क्वेश्चन राधेश्याम सर आपकी तरफ से, या मनोरथ सर? मनोरथ सर, आप सुन रहे हैं सर? अच्छा, साधना, ओके। राधेश्याम सर, आपका क्वेश्चन है क्या? लगता है क्वेश्चन नहीं सर, और मैं बहुत बहुत थैंक यू, आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सर। कागज नोट पैड तो मुझे भी लेके बैठना पड़ा, मैं भी लिख रहा था कि इतना इंसाइटफुल लेक्चर और इतना वैल्यूएबल, और जैसा कि गिरीश ने अभी बताया, वो उसे सिद्ध होता है कि आपने जो रिसर्च मेथडोलॉजी और रिसर्च जो एटीट्यूड होना चाहिए एज अ रिसर्चर्स का, जो एटीट्यूड थिंकिंग जो उसका माइंड होना चाहिए, वो कैसे लॉजिशियन होना चाहिए, कैसे रेफरेंशियल होना चाहिए, तो ये कई सारी बातें आई होप कि सभी को क्लियर हुई होंगी, और न्यू पैराडाइम पर, न्यू ट्रेंड्स पर हमें इस तरह से भी अपने परसेप्शन को हमें चेंज करना हो चाहिए, और एज अ रिसर्चर हमें एक न्यूट्रल वैल्यू सिस्टम में रह करके देखना चाहिए कि कैसे हम सारी चीजें एक इन डेप्थ कंडीशन में हम सोसाइटी के लिए सीख कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसा कि सर ने बताया कि जो विलेज में आज जो प्रॉब्लम है, जिसके लिए लोग माइग्रेंट्स होने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं, जो ऐसी स्थिति निर्मित हो रही कि शहरों में जाना पड़ रहा है, तो वो कैसे स्थिति पैदा हुई। यह कहना चाहिए कि जो हमारा नेशनलिज्म, जो नेशनल वैल्यूज है, जो हमारा जो कहना चाहिए इंटरप्रिटेशनल जो जजमेंट जो व्यक्ति के अंदर डाला जा रहा है नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट से, तो इसमें भी हमें इस तरीके से भी देखना चाहिए कि जो वर्ल्ड का जो नेशनलिज्म है, और कहना चाहिए कि जो रिसर्च है, इस तरह से देखना चाहिए कि हमारे जो लोग हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल वो देखते नहीं, वहाँ का एक क्लाइमेट कंडीशन के साथ देखते नहीं कि कैसे बनी। तो ये जो फ्रेमवर्क है वर्ल्ड लेवल का जो फ्रेमवर्क है, और ये फ्रेमवर्क का जो पैटर्न है, इससे हमें थोड़ा सा यहाँ पर बिल्कुल सर ने सही कहा, और उस तरीके से भी हमें देखना चाहिए। तो हम सभी शोधार्थी और विद्यार्थियों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने पार्टिसिपेट किया, और सर को मैं आभार अपनी तरफ से और प्लस विश्वविद्यालय सत्यशोधक समाज की तरफ से भी सर को बहुत बहुत साधुवाद सर। और
सर की अनुमति और आज्ञा के साथ मीटिंग को, जैसा सर का आदेश सर, मीटिंग को। जय भीम। जी सर, जय भीम, जय स्वास्थ्य सर। थैंक यू सर। जय भीम, जय जवाहर। नारायण सर, नारायण सर।